हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉ लर्नर्स एंड हियर इज़ योर ब्लैक कोट गर्ल। तो ये है लेक्चर 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS। तो इस वीडियो में हम डेफिनेशन पार्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि है फ्रॉम सेक्शन 2A टू 2Z। अब आपको इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो सेक्शंस हैं ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब सेक्शन 2A के अंदर हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मीन्स है, बी के अंदर हमारे पास बेल है। तो ये इसी क्रोनोलॉजी के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 2A जो हमारा बात करता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसका मतलब होता है कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि सर्च एंड सीजर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी भी और काम के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट बोले यूज़ करना। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है? कुछ नहीं, वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का डिवाइस है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 2B के अंदर हमारे पास बेल है। बी आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो बेल का मतलब क्या होता है? बेल का मतलब होता है किसी भी इंसान को रिलीज करना जिसके ऊपर या तो हमें सस्पिशन है या फिर वो अक्यूज्ड है। कैसा? जिसके ऊपर चार्जेस लगे कि उसने कोई क्राइम कमिट किया है, या तो वो अक्यूज्ड है या हमें उसके ऊपर सस्पिशन है। ऐसे इंसान को रिलीज़ करना। अभी हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं? ये इंसान बेल पे तब रिलीज़ होगा जब कुछ कंडीशंस फुलफिल कर ले। अब वो कंडीशंस क्या है? या तो वो बेल बॉन्ड भर दे या फिर वो बॉन्ड भर दे। अब जो बेल बॉन्ड है वो दिया हुआ है हमारा सेक्शन 2D में, और जो हमारा बॉन्ड है वो दिया हुआ है सेक्शन 2E में। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो डी में इट्स ऑल अबाउट श्योरिटी। श्योरिटी कौन होते हैं? श्योरिटी वो लोग होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि आप बेल दे दीजिए, और जब भी कोर्ट बुलाएगा ये जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट में आएगा। तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ उसकी गारंटी लेते हैं। तो जो लोग अगर गारंटी मिल जाती है, अगर गारंटी ले ली जाती है और श्योरिटी होता है अक्यूज़ के पास, गारंटी ले ली, तो वो 2D के अंदर बेल बॉन्ड भर देगा। अब हो सकता है उसके पास श्योरिटी ना हो तो वो सिर्फ बॉन्ड भर देगा, बिना श्योरिटी के होते हैं। तो ये 2D, तो बेल बॉन्ड 2D के अंदर है और बॉन्ड 2E के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 2C जो है वो बात करता है बेलेबल ऑफेंसेस की, और इसी के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में भी दिया गया है। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? वो जो शेड्यूल 1, जब हमारी जो बैरेक्ट होती है उनके बीच में लास्ट में जाके कुछ शेड्यूल्स हैं, तो शेड्यूल 1 के अंदर जो भी बेलेबल कहा गया है ऑफेंस वो बेलेबल है, और जो इनके अलावा जो भी होंगे ऑफेंसेस वो हो जाएंगे हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इजी। बेलेबल जो शेड्यूल 1 के अंदर बेलेबल कहे गए हों, और नॉन बेलेबल उनके अलावा जो भी हैं। और जो हमारा 2D है और E है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज़ बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड। अब हम आते हैं सीधे सेक्शन 2F पे। सेक्शन 2F हमारा चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो होता ये है, तो चार्ज का मतलब होता है हेड ऑफ द चार्ज। मतलब इसको हम थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। एक इंसान है, हो सकता है उसके ऊपर चोरी का चार्ज लगा है, उसके ऊपर ट्रेसपास का भी चार्ज लगा हुआ है, और उसके ऊपर मर्डर के भी चार्जेस हैं। उसके ऊपर ये तीनों चार्जेस लगे हुए हैं। अब इन तीनों चार्जेस का एक हेड होगा जिसे हम कहेंगे चार्ज। ये सब भी अपने आप में चार्ज ही हैं, बट इन सब का जो हेड होगा उसे भी हम चार्ज ही कहेंगे। नेक्स्ट, नाउ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो हमारे 2G के अंदर दिए हुए हैं। आप जी जी कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होगा वो कॉग्निजेबल केस में होगा। इसमें जो पुलिस ऑफिसर है, जो हमारा पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। मतलब
इसमें आपको अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये होगा हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन जो अरेस्ट है वो फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग्स ही होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नथिंग व्हेन अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अब 2H कंप्लेंट की बात करते हैं। तो जो कंप्लेंट है वो मजिस्ट्रेट को की जाती है। वो ओरल या राइटिंग कैसे भी हो सकती है, और उस कंप्लेंट के अंदर एलिगेशंस होते हैं किसी भी नोन या अननोन इंसान के खिलाफ जिसने कोई ऑफेंस किया हो। तो कंप्लेंट इस मजिस्ट्रेट को की जाती है, जो कि ओरल या राइटिंग किसी में भी हो सकती है। इसमें हम एलिगेशंस बताते हैं किसी भी नोन या अननोन पर्सन के खिलाफ जिसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया। ज़रूरी नहीं कि विक्टिम ही कंप्लेंट करे, कोई और भी कंप्लेंट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो 2I के अंदर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन जो या तो रिटन हो, वर्बल हो, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हो या फिर वीडियो कंटेंट हो, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जब ट्रांसफ़र होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किसी भी फॉर्म में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं जो 2J में है। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसमें ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं है। देखिए, हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन पार्ट को कवर करेंगे जो आपके तैयारी करने में मदद करेगा, क्योंकि एक एक ये सब इतना ज़रूरी नहीं है। लाइक हाई कोर्ट हुआ, प्लेस हुआ, ये कुछ डेफिनेशन है जो आपके बेरक के अंदर है बट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उन्हें हम स्किप करेंगे। बट अगर आप चाहें तो मैं इन पे सेपरेट वीडियो बना के इनको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट इज़ 2 की इंक्वायरी। अब इंक्वायरी क्या होती है? तो इंक्वायरी का मतलब होता है कोई भी इंक्वायरी जो ट्रायल के अलावा हो, अदर देन ट्रायल। तो होता ये है कि जैसे आप कंप्लेन करते हो, FIR रजिस्टर करते हो, उसके बाद जो पुलिस है वो चार्जशीट फाइल करती है बिटवीन 60 to 90 डेज। तो 60 to 90 डेज से पहले जो कुछ भी होता है वो या तो इंक्वायरी होती है या तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन होती है, और जो 60 to 90 डेज़ के बाद होता है वो होता है हमारा ट्रायल। तो और इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। तो ट्रायल से पहले, अदर देन ट्रायल, जिस भी तरीके की इंक्वायरी की जाएगी बाय द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट, उसे हम इंक्वायरी कहेंगे। नाउ देन व्हाट्स इन्वेस्टिगेशन? तो इन्वेस्टिगेशन हमारी 2L में दी गई है। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए की गई हो, वो इन्वेस्टिगेशन होगी। नेक्स्ट, अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? भाई वो जो हमने 60-90 डेज़ की बात करी थी, उसके बाद की जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जो हमारे 60-90 डेज़ के अंदर एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे उनको ओथ पे लिया जाता है। अब हम लोकल जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, तो इसे भी आप एक बार पॉज करके रीड कर लीजिएगा। 2O के अंदर हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दिया गया है, OO, आप इसे याद कर लीजिएगा। हमने कॉग्निजेबल में पढ़ा था कि इसमें वारंट के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, विदाउट वारंट भी आप अरेस्ट कर सकते हैं, पर नॉन कॉग्निजेबल में आप बिना वारंट के इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको वारंट की नीड है। आगे बढ़ते हैं। क्यों में नोटिफिकेशन, जो भी ऑफिशियल गैजेट में आता है वो हमारा नोटिफिकेशन होगा। क्यों ऑफेंस? ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ हो, वो ऑफेंस है। कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन जो कि
पनिशेबल है वो हमारा क्या होगा? एक इसमें लाइन दी गई है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट ऑफेंस के अंदर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट भी आता है। आगे बढ़ते हैं। 2R ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये बात करता है जब ऑफिसर इन पुलिस इंचार्ज जब एब्सेंट हो तो कौन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा। तो ये बहुत डायरेक्ट लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं प्लेस। तो प्लेस कुछ भी हो सकती है, मतलब इस पूरी बेयर एक्ट के अंदर जब भी हम प्लेस वर्ड का यूज़ करेंगे तो हो सकता है हम हाउस के बारे में बात कर रहे हो, बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हो, टेंट, व्हीकल, वेसल, हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हो सकते हैं। टी पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट एक्चुअली में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट देता है अंडर सेक्शन 193 और उस रिपोर्ट को ही हम पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। यू पुलिस स्टेशन, आप इसको पुलिस स्टेशन जनरली क्या होता है हम सबको पता है, तो मुझे ऐसा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो इंसान होता है जो सेक्शन 18 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा कोई भी इंसान जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शन पे काम कर रहा हो उसे भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कहते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात है सेक्शन 18। अब हम सब डिवीज़न क्या होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न होता है वो डिवीज़न होता है। अब हम समन केस की बात करते हैं। तो समन केस होते हैं अदर देन वारंट केस, और जो वारंट केस है वो हमारे दिए गए हैं 2Z में। तो वारंट केस क्या होते हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं पहले ताकि हम समन केस को समझ सकें। तो 2Z के अंदर दिया गया है वारंट केस वो होता है जिसमें इम्प्रिजनमेंट का टर्म या तो 2 ईयर से ज़्यादा हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या डेथ हो। सीधी सी बात है, वारंट केस में अगर कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 2+ है, अब वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है, वो डेथ भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा हमारा वारंट केस। इसके अलावा यानी कि 2 साल से कम की जिसमें सज़ा है, अब वो फाइन भी हो सकता है, वो हो जाएगा हमारा समन केस। अब हम 2Y के, अब भाई वाई, ये जो हमने पूरी कहानी रची वो हमने क्यों रची भाई, इतनी डेफिनेशंस हमने क्यों की? इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द विक्टिम। तो वाई से वाई याद रख सकते हैं। सो इट इज़ कोई भी इंसान हो सकता है, देखो विक्टिम का मतलब ज़रूरी नहीं जिसको लॉस हुआ है भाई, विक्टिम जो है वो 2 हो सकते हैं। पहला, जिसको लॉस या फिर इंजरी हुई है, या फिर जिसको लॉस या इंजरी हुई है उसके लीगल हेयर्स, दोनों में से कोई भी है वो हमारा विक्टिम हो सकता है। और ये लॉस और इंजरी हमें क्यों हुई थी, उस एक्ट और ओमिशन की वजह से जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, यानी कि हमारा ऑफेंस। So with this we have completed all our definitions from section 2A to 2Z। लेकिन अभी भी हमें समन केस, वारंट केस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल के बारे में थोड़ा और डेप्थ में समझना पड़ेगा ताकि हम दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें, जिसे हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा लेक्चर 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।